और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। इस फायरिंग में एक हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल संदीप को गोली लगी है। घायल हालत में संदीप को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। बहुत दुखद। हरियाणा पुलिस के जवान संदीप को गोली लगी। बदमाशों की इस मुठभेड़ के दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। इस ऑपरेशन के बारे में, इस मुठभेड़ के बारे में, इस अभियान के बारे में हरियाणा पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। बदमाशों से मुठभेड़ हुई हरियाणा पुलिस की, उसमें उनका एक जवान भी शहीद हो गया। संदीप जवान का नाम, मृत जवान का, शहीद जवान का। गोली लगने से बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान शहादत हुई संदीप की। लेकिन मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश फरीदाबाद में कुछ रोज पहले हुई डकैती की वारदात में शामिल थे। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर एक डकैती के अभियुक्तों का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँची थी और इन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। कुछ बदमाशों को इन्होंने कस्टडी में लिया था और इस लेने के प्रयास में ही एक बदमाश से बड़ी क्लोज विसिनिटी में उसने फायर किया, जिससे कि कांस्टेबल की डेथ हो गई थी। पुलिस द्वारा लगातार इसमें सघन अभियान चलाया गया और 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बदमाश को उसमें गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं। उससे एक कार, कुछ कारतूस और जो डकैती में जो ये संलिप्त थे उससे जो पैसा उसका बरामद हुआ। सर, ये हरियाणा से क्या मामला था? ये हरियाणा में एक डकैती की घटना हुई थी 2 दिन पहले, जहाँ पर कि एक पिता पुत्र को गोली मार के डकैती को अंजाम दिया गया। बताया तो मैंने भी कि एक कांस्टेबल को गोली लगी थी, जिसकी मौके पर ही डेथ हुई। थैंक यू सर। इधर उत्तराखंड में आज से सभी सरकारी और गैर सरकारी डिग्री कॉलेजेस खोल दिए गए। कोरोना की वजह से बंद बहुत लंबे समय बाद आज ये कॉलेजेस खोले गए। यूजीसी के मानकों के आधार पर सभी कॉलेजेस में कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी भी छात्र को कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी और इसके साथ साथ जिन छात्रों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज लगी होंगी उनको ही कॉलेज में जाने की परमिशन होगी या फिर छात्र को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पहले दिन कॉलेजेस में कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। उत्तराखंड में आज से सभी डिग्री कॉलेज खोल दिए गए हैं। गैर सरकारी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू की जाएगी और शुरुआती दौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गेट पर तमाम जो एनसीसी के वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ बच्चों को खड़ा किया गया है, ताकि जो भी छात्र अंदर आएगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और जो सैनिटाइजेशन वो किया जा सके। यूजीसी की गाइडलाइन में भी सभी चीज़ें रखी गई हैं कि पूरी तरह से कॉलेज में कोई भी छात्र आएगा तो उसको डबल वैक्सीन के साथ साथ ये अगर उसके बाद डबल वैक्सीन नहीं है तो उसे कोविड निगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं। इसीलिए तमाम गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। एनसीसी की वॉलंटियर हैं। जो भी यहाँ पर छात्र आ रहा है, जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, चाहे टीचर हो या फिर छात्र हो, उनसे सभी से मास्क, सैनिटाइजर और तमाम चीज़ों को कहा जा रहा है। इसके इधर की साइड में ये वॉइस के लिए यहाँ पर लाइन लगाई गई है। यहाँ पर जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो वॉइस के लिए यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। जो भी छात्र अंदर आ रहा है उससे मास्क के लिए भी कहा जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ फॉलो करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चीफ प्रोडक्टर हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या चीज़ें रखी गई हैं? आज पहला दिन है, तमाम छात्र भी आ रहे होंगे। पहले दिन क्या चीज़ें? मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीसी के वॉलंटियर्स जो हैं उनको लगातार सुबह से 8 बजे से यहाँ हम लोग मौजूद हैं वॉलंटियर्स के साथ। कॉलेज के प्रॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अलग अलग ड्यूटी चेंज करते हुए, और लगातार हम मास्क के लिए इसको टोक रहे हैं। सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं। पूरे महाविद्यालय का सैनिटाइजेशन कराया जा चुका है और एक खास इस कड़ी में इंडक्शन मीटिंग्स रखी गई हैं आज। जो सुबह एक मीटिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है इस समय तक, कॉमर्स के लिए थी। अभी आर्ट्स के लिए एक मीटिंग होगी और आर्ट्स की मीटिंग के बाद फिर वो मीटिंग उसके बाद होगी एक साइंस के लिए। तो उस मीटिंग के दौरान कोविड के नियमों का कैसे पालन करना है, आपका सिलेबस क्या है, आपकी क्लासेस किन किन रूम्स में लगेंगी, किस तरीके से उनका डिवीज़न है, टाइमिंग क्या क्या डिवीज़न है, वो सब बच्चों को ब्रीफिंग उनको दी जा रही है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन इंडक्शन में ये स्पष्ट रूप से बता रहा है, 2 वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी आपको पॉकेट में रखने हैं। सरप्राइज विजिट के दौरान मांगने पे दिखाने होंगे। आई कार्ड साथ में लाना है, ये भी आवश्यक दिशा करने के लिए। और फिलहाल से रुक करते हैं हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का देहरादून। आप जो पढ़ा देते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। आप कांग्रेस का उसका इस पूरे पंजाब में, लेकिन क्या सोचना
देखिए, जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए सारे कांग्रेसजनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। तो हो गया, थैंक यू। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी समाप्त की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी अपनी बात समाप्त की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री ने दल बदल का विरोध किया। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए भाजपा में, उसका उन्होंने विरोध किया, उसका उन्होंने जिक्र किया पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। और वर्तमान में भी जो लोग दल बदल कर गए हैं, उसका उन्होंने विरोध किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के देहरादून से विधायक खजान दास दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में प्रभारी दुष्यंत गौतम से उनकी मुलाकात हुई है। पार्टी और संगठन को लेकर उनकी बातचीत भी बताई जा रही है। खजान दास देहरादून से बीजेपी के विधायक पहुंच गए हैं दिल्ली। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से उनकी मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी और संगठन को लेकर उनकी मुलाकात, बातचीत हुई है। और चारधाम यात्रा खुलते ही देश के कोने कोने से यात्री चारधाम के लिए आ रहे हैं, मगर चारधाम में दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित है। इस वजह से कितने ही श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो परेशान हैं। जोशीमठ के पांडुकेश्वर में ई पास न होने पर यात्रियों को बद्रीनाथ जाने से रोका जा रहा है। इससे बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर गंगोत्री धाम पहुंचने वाले यात्री भी परेशान हैं। उन्हीं यात्रियों को धाम में दर्शन की इजाजत है जिनके पास ई पास है, मगर चार धाम के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हाईकोर्ट के आदेश पर चार धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या निर्धारित है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा गर्दी तो नहीं दिख रही है। फिर ई पास की सख्ती क्यों की जा रही है हम लोगों को? क्योंकि हम लोग इतना लंबे से आते हैं, सब यात्रियों नीचे वेट कर रहे हैं, सबको अपने अपनी तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ई पास जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल होना चाहिए। और चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बहुत चहल पहल नजर आने लगी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं और कितने ही यात्री चारधाम की यात्रा के लिए भी जा रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या से शहर के व्यापारी भी बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार शहर भी गुलजार होने लगा है। कोरोना के दौरान हर की पैड़ी जब सूनी होती थी, तो अब चारधाम यात्रा शुरू होने से यहाँ पर तमाम तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। मेरे इस साइड आप जो हर की पौड़ी का नज़ारा देखेंगे तो तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ माँ गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब कोई तीर्थयात्री उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले हरिद्वार में ही आता है। हरिद्वार में स्नान करने के बाद वो चारधाम में यात्रा के लिए आगे निकल जाता है। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद चारधाम का रूट शुरू होता है। इसी वजह से हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आप जो संख्या यात्रियों को देख रहे हैं ये बढ़ रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। हालांकि चार धामों में जो तीर्थयात्रियों की संख्या है वो सीमित रखी गई है, उसके बावजूद भी आप यहाँ हर की पौड़ी पर जो देखेंगे तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही क्योंकि श्राद्ध का भी वक्त चल रहा है, तो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो पिंडदान के लिए तमाम कामों के लिए यहाँ आ रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, जितेंद्र पंडित हैं। आप यहाँ पे तमाम देखते हैं क्या किस तरह की स्थिति है? चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, कितना गुलजार हुआ है? सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय श्री गंगा जी की। हर की पौड़ी आगमन पे समस्त भक्तों को गंगा जी का शुभ आशीर्वाद और जय गंगा मैया की। आप कोरोना काल के बाद जो है चारधाम यात्रा खुलने के उपरांत आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी में बहुत अच्छी मतलब यात्रियों की संख्या बढ़ी है और एक पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो विस्तार रूप से कार्यक्रम शुरू हो गया है। और इस समय यात्रियों की क्या आ रही है, संख्या बढ़ रही है? संख्या बढ़ रही है जी। और इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसके कारण भी जो है श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को उद्धार के लिए हरिद्वार को बोला गया मोक्ष द्वार। इसलिए यहाँ पे पिंडदान, अस्थि प्रवाह, तर्पण, यज्ञ अनुष्ठान, गंगा जी की आरती, इसके कारण भी जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचते हैं। तमाम श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं।
देश के कोने कोने से, क्योंकि श्राद्धों के दौरान ये महत्व होता है कि अपने पूर्वजों को अगर यहाँ आकर नमन करें तो उन्हें अलग ही महत्व मिलता है। और इसी वजह से तमाम श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद करने आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और चारधाम यात्रा में तमाम यात्री जब दर्शन के लिए आते हैं तो वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर ही चारधाम यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के लिए। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। अगली खबर विकास नगर से है। चक्राता कौनसी रोड पर मलबा आया है। ग्वासा पुल के पास भारी मात्रा में मलबा आया है और मलबा आने से कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मलबा आने से रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है। पीडब्ल्यूडी को दी गई रोड बंद होने की सूचना। और तो नहीं कहीं गिरने का खतरा लग रहा। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इलाके में एक टप्पेबाज गिरोह सक्रिय है जो अक्सर लोगों का सामान छीनकर फरार हो जाता है। और टेरी डैम की झील के पास बनाई गई मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मस्जिद को सुरक्षा की दृष्टि से हटाया जा रहा है। मस्जिद के सामान को बराड़ी मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के लोगों ने राष्ट्रहित को देखते हुए यह फैसला लिया है। खांडकाला में जो मस्जिद है वो पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी पे है। वहाँ पर पर्यटन विभाग की ज़मीन है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है। उसमें 3 अवैध कब्जे पाए गए थे, उनमें से एक मस्जिद भी थी। एक कब्जा उसमें से हटाया जा चुका है। उसके अलावा मस्जिद और THDC का लेबर कैंप है, इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। और रुड़की में टाउन वेंडिंग का गठन हुए भले ही 4 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन में बसाया नहीं गया है और इसको लेकर रेहड़ी पटरी और लघु व्यापारी भी नगर निगम अधिकारियों के प्रति खफा दिखाई दे रहे हैं। और स्थल चिन्हित करने के बाद से इसको TVC की टाउन वेंडिंग कमेटी की शीघ्र ही बैठक होने वाली है। 1 हफ्ते के अंदर हम इसको बैठक को 4 साल हो चुके हैं सर। हाँ, तो अभी बीच में कोरोना काल को काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ। एक दिन मीटिंग हम 15 दिन पहले रखे थे जिसमें किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। अब अगले हफ्ते इसकी मीटिंग रखते हैं TVC की। 6 उसी में डिसाइड होगा, जो हमारी मीटिंग होगी ना उसी में डिसाइड होगा कहाँ पे कितने बनेंगे, क्योंकि अभी हम स्थल का चयन कर लिए हैं। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सेना की कांगो ब्रिगेड की ओर से भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 75 प्रतिभागी 75 गाँव में ट्रैकिंग करेंगे और स्वच्छ और समृद्ध भारत का संदेश देंगे। इसी कड़ी में रानीखेत में सेना की कांगो ब्रिगेड की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया और इसके तहत कांगो ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर ब्रजेश कुमार अवस्थी सेना के ट्रैकिंग अभियान दल का हिस्सा बने। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। इस दौरान वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेना की ओर से छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे गए। इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही।